डियर स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज आज हम लेवल 2 के क्वेश्चन 26 टू 30 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 26। 26 अपने को क्या बोल रहा है? ए मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3 इज कम्प्लीटली रिएक्टेड विद 100 ml ऑफ 0.25 मोलर एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर जो मिक्सचर दिया हुआ है FeO और Fe2O3, इन दोनों मिक्सचर्स में अपन देखें तो Fe यहाँ पर +2 स्टेट में और यहाँ पर Fe +3 स्टेट में। तो KMnO4 जो है वो केवल Fe2+ यानी FeO को ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमारे पास यदि अपन देखें कि मिली इक्विवेलेंट जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeO इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, और KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट निकालने अपने को। तो यहाँ पर हमारे पास 100 मिलीलीटर 0.25 मोलर है, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और यहाँ पर एसिडिफाइड KMnO4 बोला गया है। एसिडिफाइड KMnO4 का क्या मतलब है कि MnO4 माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? Mn+2 में, यानी +7 से यहाँ चला जाएगा किसे? +2 में। तो इसका एन फैक्टर होगा यहाँ पे। चेंज कितना हो रहा है? 5 यूनिट्स। नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो यहाँ पर 5 एन फैक्टर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? अब हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब हमारे पास मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से विच इज़ 5। तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeO आया है, ये इससे अपन मोल्स निकालना चाहे तो अपने पास FeO का जो Fe2+ था वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हुआ होगा? Fe3+ में। तो इसका जब एन फैक्टर अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 1, क्योंकि यूनिट चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो अपन मिली मोल्स निकालना चाहे, मिली मोल्स ऑफ FeO, तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट तो ये दिए हुए हैं, इसमें आप डिवाइड कर देंगे किससे? एन फैक्टर से, और एन फैक्टर यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास मिली मोल्स आ जाएंगे, जिसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास 125 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द रिजल्टेंट सॉल्यूशन वाज देन ट्रीटेड विद जिंक डस्ट विच कन्वर्टेड Fe3+ ऑफ द सॉल्यूशन टू Fe2+। द Fe2+ रिक्वायर्ड 1000 मिलीलीटर ऑफ 0.10 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन। फाइंड आउट द वेट परसेंटेज Fe2O3 इन द मिक्सचर। तो यहाँ पर हमारे पास जो जिंक डस्ट है वो कंप्लीट Fe3+, यानी हमारे पास जो Fe2O से Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हुआ है और Fe2O3 में जो Fe3+ है उन सभी को किस में कन्वर्ट कर देगा? Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा। और ये Fe2+ फिर K2Cr2O7 के साथ में रिएक्शन शो करेगा। तो K2Cr2O7 भी हमारे पास सेम ही रिएक्शन शो करेगा कि हमारे पास क्या होगा? Fe2+ और Cr2O7 2-। तो यहाँ पर ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा Fe3+ में, और Cr2O7 से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cr3+ में। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल Fe2+ अपने पास मिक्सचर से ऑब्टेन्ड हुआ है। तो अपन यदि निकालना चाहे कि टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+, या इसको कह सकते हो आप कि यहाँ पर यदि एन फैक्टर भी कैलकुलेट करते हैं तो 1 आएगा। तो टोटल मोल्स भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में आप एन फैक्टर 1 का डिवाइडेशन करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर ही होंगे। तो टोटल मिली मोल्स ऑफ Fe2+, और ये सब किसके है? ये अपने को ऑब्टेन्ड हो रहे फ्रॉम FeO प्लस Fe2O3 आफ्टर रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ठीक है, तो जिंक के साथ रिएक्शन पे अपने को जो टोटल मोल्स मिलेंगे। अब ये जो टोटल मोल्स ये कैलकुलेट किस तरह से करेंगे आप? हमारे पास 100 मिलीलीटर और 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट ही निकालना है। तो मिली इक्विवेलेंट अपने पास किसके बराबर होंगे? ये बराबर होंगे किसके? मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 क्या हो जाएगा? 1000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0.10 से, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मिली मोल्स।
इनको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब अपने पास यहाँ पर आप क्रोमियम में देखिए, यहाँ पर +6 है, +6 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। तो एन फैक्टर यहाँ पर कैलकुलेट करें तो कितना पर यूनिट चेंज है, 3, और नंबर ऑफ एटम्स क्रोमियम के यहाँ पे कितने, 2, तो एन फैक्टर हमारा हो जाएगा 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास ये टोटल मिली इक्विवेलेंट्स आ गए 600। ठीक, अब हमारे पास ये टोटल मिली इक्विवेलेंट्स आ चुके हैं। इन मिली इक्विवेलेंट्स में से हमारे पास Fe2O3 के Fe2+ का मिली इक्विवेलेंट कितना होगा या मिली मोल कितना होगा, ये अपने कैलकुलेट करना है। तो अपने पास हो जाएगा मिली मोल ऑफ Fe2+ फ्रॉम Fe2O3। तो हमारे पास टोटल 600 है, और इसमें से अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे 125, जो कि FeO से Fe2+ अपने को मिला होगा। तो यहाँ पर 125 अपन ने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 475। ये अपने पास आए क्या, मिली मोल्स ऑफ Fe2+ फ्रॉम Fe2O3। अब अपने पास यहाँ पर Fe2O3 में Fe के मोल्स दिए हुए हैं, तो इसी के बेसिस पे यदि अपन मिली मोल्स ऑफ Fe2O3 निकालना चाहे तो वो कितना होगा। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 Fe के एटम्स है, तो यदि एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें 2 Fe के मोल्स होंगे। तो यहाँ पर 475 का आप हाफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 475 क्या है, यहाँ पर Fe के मोल्स है, और Fe2O3 के मोल्स कितने होंगे, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो अपन इसी से मास निकालना चाहे कि मास ऑफ Fe2O3 कैसे निकालेंगे, आप इसको 475/2, ये अपने पास मिली मोल्स है, तो मिली मोल्स यानी 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलिकुलर वेट से। तो Fe2O3 का जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमारे पास कितना होगा, 160 ग्राम। तो इसको 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कैलकुलेट करने पे आएगा ये 38 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपने को वेट परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो यहाँ पर Fe2O3 का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट होगा। टोटल वेट में अपने पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर FeO और Fe2O3 का वेट चाहिए। तो अपने को यहाँ पर Fe2O3 का तो मिल गया, बट FeO का भी चाहिए मास, तो अपने को मोल्स चाहिए। अब अपने पास मिली मोल्स ऑफ FeO दिए हुए हैं 125, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है FeO का, ये हमारे पास कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 56 + 16। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो मास ऑफ FeO कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 125 मिली मोल्स है। इसको कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई किससे, मॉलिक्यूलर वेट से, तो हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी 9 ग्राम। तो मास ऑफ FeO भी आ गया हमारे पास। अब अपन परसेंटेज ऑफ Fe2O3 यदि निकालना चाहेंगे तो मास ऑफ Fe2O3 विच इज़ 38 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट हमारे पास 38 + 9 होगा इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80.85%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 127 to a 10 milliliter 1 molar aqueous solution of Br2 excess of NaOH is added so that all Br2 is disproportionated to Br- and BrO3-। यानी आपने क्या किया, यहाँ पर सिंपल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कराई। Br2 का बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Br- + BrO3-। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब कि यहाँ पर यही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और यही रिड्यूस हो रहा है। कैसे, Br2 इनिशियली 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये -1 में कन्वर्ट होगा तो रिडक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर अपन ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +5 है, तो यहीं पे ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। इसके बाद बोला गया द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम Br- बाई एक्सट्रैक्शन एंड एक्सेस ऑफ OH- न्यूट्रलाइज्ड बाई एसिडिफाइड द सॉल्यूशन। कि हमारे पास जो सॉल्यूशन मिला था Br- और BrO3- में, उसमें से Br- को अपन ने हटा दिया, और फिर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला इज सफिशिएंट टू रिएक्ट विद 2 ग्राम ऑफ इम्प्योर कैल्शियम ऑक्जेलेट। कि हमारे पास BrO3- जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ में रिएक्शन करेगा। यानी BrO3- की रिएक्शन आपने कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी C2O4 2- के साथ में कराई, तो हमारे पास क्या मिलेगा, अब हमारा जो ऑक्जेलेट है C2O4
टू माइनस, ये किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में। यानी यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +4 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा BrO3 माइनस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में चला जाएगा, यानी Br-1 में। ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शंस के बाद में अपने को पूछा गया है कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ऑक्सलेट सैंपल इज। तो अपने को सबसे पहले इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को देख लेते हैं। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स अलग अलग करके उनका हाफ रिएक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं Br2 जो हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है किस में, Br- में। ठीक है। अब सबसे पहले Br को बैलेंस करें तो यहाँ पर 2Br हो गया, यहाँ पर चार्ज देखें तो -2 है और यहाँ पर 0 है, तो इधर अपन क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। एक स्टेप तो ये हो गया। दूसरे में अपन देखें कि हमारे पास Br2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, BrO3- में। अब यहाँ पर अपन Br को बैलेंस करें तो 2Br लगा देंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 6, तो 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 6H2O यहाँ पर अपन ने ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 12H+ हो गए। अब चार्ज बैलेंस करना हो तो यहाँ पर -2 चार्ज तो ये हो गया, +12 हाइड्रोजन का है तो ये +10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। +10 का चार्ज हो गया तो उसे ख़त्म करना है अपने को, +10 को 0 के बराबर लेके जाना है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स अपन ने ऐड कर दिए। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है इस 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट होना चाहिए जब इन दोनों रिएक्शंस को अपन एडअप करेंगे। तो इस कंप्लीट रिएक्शन को ये अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे और दोनों को ऐड करेंगे। बोथ रिएक्शंस एडअप, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 5Br2 + 5 × 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमारे पास 10Br- हो जाएगा। फिर अपन देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, Br2 + 6H2O कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2Br O3- + 12H+ + 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे अपन करेंगे एडअप, तो क्या होगा, जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल आउट हो गए। अब अपने पास देखें यहाँ पे 6Br2 हो गया + 6H2O हो गया, फिर हमारे पास 10Br-, फिर 2BrO3- + 12H+। इस रिएक्शन को लिटिल सिंपलर और करने के लिए अपन पूरी रिएक्शंस को ही 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, 3Br2 + 3H2O, यहाँ पर 5Br-, ये हो जाएगा BrO3- + 6H+। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास फाइनल रिएक्शन इस तरह से अपने को मिल गई। करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखें BrO3- जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Br- में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देखें Br को बैलेंस करना, तो Br तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3H2O ऐड हो जाएगा। एसिडिफाइड कंडीशंस वाले रूल लगा रहे अपन इस वजह से। फिर अपन यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6H+। अब 6H+ के ऐड करने की वजह से यहाँ पर जो चार्ज हो रहा है वो 6+ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसलिए 6+ एक्स्ट्रा को ख़त्म करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐड कर दिए। दोनों तरफ चार्ज ओवरऑल -1 हो जाएगा। फिर अपन ने क्या किया, C2O4 2- को CO2 में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो 2 कार्बन और ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस हो गए। चार्ज यहाँ पे -2 है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अपन ने ऐड कर दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से, तो इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐडअप कर देंगे। तो ऐडअप करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, BrO3- + 6H+ + 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, यहाँ पर Br- + 3H2O। फिर हमारे पास क्या बन रहा है, 3C2O4 2- कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 6CO2 प्लस यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दोनों का अपन ने क्या किया, ऐडअप कर दिया। तो ऐडअप करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, BrO3- + 3C2O4 2- ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, + 6H+। ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास Br- + 6CO2 + 3H2O।
तो नेट रिएक्शन हमारे पास ये हो गई। अब इन दोनों रिएक्शंस के बाद में अपन यहाँ पर देखें कि क्या दिया हुआ है अपने को। इनिशियली जो Br2 के मोल से दिए अपन निकालना चाहे तो 10 मिलीलीटर और 1 मोलर है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मिली मोल्स ऑफ Br2 यदि अपन बोले जो दिए हुए हैं वो आ जाएगा 10 इंटू 1, 10 मिली मोल्स हो गए। अब अपने पास इस 10 मिली मोल से कितना BrO3 माइनस बनेगा जो कि ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करे। तो यहाँ पर आप देखिए 3 मोल Br2 से हमारे पास 1 मोल मिल रहा है, तो 1 के रेस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा 1/3। तो 10 के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, 10 के रेस्पेक्ट में मिलेगा 10/3 मिली मोल। तो 10/3 मिली मोल BrO3 अपने पास आ गया और इसे ही 10/3 मिली मोल्स को अपन यहाँ पर पुट करेंगे। 10/3 मिली मोल्स यदि BrO3 माइनस हमारे पास है तो कितना C2O4 रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड C2O4 यानी ऑक्सलेट आयन। तो हमारे पास 1 मोल BrO3 माइनस के लिए 3 मोल C2O4 2 माइनस रिक्वायर्ड होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10/3 का 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 10 मिलीमोल्स अपने पास ऑक्सलेट आयन रिक्वायर्ड होगा। तो अपन मास ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट निकाल सकते हैं इस तरह से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, हमारे पास मोल्स आ चुके हैं 10 मिलीमोल्स। तो 10 मिलीमोल तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है अपने पास 128 ग्राम। तो इसको 128 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ गया मास ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। अब अपने को परसेंटेज प्योरिटी चाहिए इम्प्योर कैल्शियम ऑक्सलेट में। तो इम्प्योर कैल्शियम ऑक्सलेट का जो मास दिया गया है वो 2 ग्राम दिया गया है और एक्चुअल इसका मास अपन ने निकाल दिया। इम्प्योर का 2 ग्राम है और प्योर का हमारे पास मास निकल चुका है। तो परसेंटेज प्योरिटी आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, कैलकुलेट करने पे परसेंटेज प्योरिटी यहाँ पर मास ऑफ प्योर सैंपल यानी 10 इंटू 10⁻³ इंटू 128, ये हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट का प्योर मास है। इसके बाद अपन इम्प्योर सैंपल का मास यानी 2 ग्राम इंटू 100 कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करने पे 64 आ जाएगा हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, परसेंटेज प्योरिटी हमारा 64%, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में हमें बोल रहा है 0.10 ग्राम ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग CuCO3 एंड सम इनर्ट इम्प्योरिटीज़, इनर्ट का मतलब वो किससे रिएक्ट नहीं करेगी, वाज रिजोल्व इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन वॉल्यूम मेड अप टू 50 ml। तो हमारे पास एक 50 ml का कंटेनर है, उसमें अपन ने 0.10 ग्राम CuCO3 और कुछ इम्प्योरिटीज़ को एडअप किया और रिएक्शन करा दी किसके साथ, यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी एसिडिक मीडियम अपन ने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया मेनली। फिर अपन ने क्या किया कि जो CuCO3 है अब इसका वॉल्यूम 50 ml कर दिया। अब अपन दिस सॉल्यूशन वाज एडेड इनटू 50 ml ऑफ 0.04 मोलर Ki सॉल्यूशन वेयर कॉपर प्रेसिपिटेटेड एज CuI एंड I-। तो हमारे पास जब इस सॉल्यूशन को अपन ने एडअप किया किसके साथ, अपन ने यहाँ पर 50 ml पहले से ही Ki सॉल्यूशन था, तो टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा यहाँ पर, टोटल वॉल्यूम वो हमारा 100 ml हो जाएगा। ठीक है, इस Ki के साथ में जो रिएक्शन होगी उसमें क्या बन रहा है कि Ki के साथ CuCO3 Ki के साथ में CuI और I- का फॉर्मेशन करेगा। जो I- ये वाला है, यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरह से देख लीजिए कि CuCO3 जो है वो Ki के साथ में रिएक्शन करेगा, तो हमारा जो Cu यहाँ पर बन जाएगा CuI और ये जो I- था ये ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा I3- में। ये क्वेश्चन बोल रहा है। फिर अपने को बोला गया ए 10 मिलीलीटर पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज टेकन फॉर एनालिसिस, फिल्टर्ड एंड मेड अप फ्री I3- एंड देन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एसिडिक परमैंगनेट सॉल्यूशन। कि हमारा जो 100 ml सॉल्यूशन है उस 100 ml सॉल्यूशंस में से अपन ने 10 ml सॉल्यूशन ले लिया और यहाँ पर फ्री I3- यानी केवल I- प्रेजेंट रह सकता है और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, ट्रीटेड विद एक्सेस परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो परमैंगनेट सॉल्यूशन में हमारे पास जो I- है वो
पर मैग्नेट यानी MnO4 माइनस के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में, और एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिबरेटेड आयोडीन होगा, ये जो आयोडीन हो रहा है, रिक्वायर्ड 20 मिलीलीटर ऑफ 2.5 मिलीमोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन टू रीच द एंड पॉइंट। तो ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है जिसमें I2 जो होगा उसकी सोडियम थायोसल्फेट यानी S2O3 2 माइनस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास S4O6 2 माइनस और ये I माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अपने को पूछा क्या गया है, डिटरमाइन मास परसेंटेज ऑफ CuCO3 इन द ओरिजिनल सैंपल। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखें जो Ki की दी हुई है 50 ml 0.04 मोलर, तो अपन यहाँ पर मिली मोल्स ऑफ Ki निकाल लेते हैं। सबसे पहले मिली मोल्स ऑफ Ki हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर कैलकुलेट करने पे 50 इंटू 0.04 विच इज़ इक्वल टू 2, तो 2 मिलीमोल्स हमारे पास यहाँ पर Ki के हो गए। अब इस Ki के बाद में हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है CuCO3 के साथ और इसका कुछ I माइनस जो था वो I3 माइनस में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पर जो I3 माइनस था उसको अपन ने रिमूव कर दिया था किसी मेथड से, बट रिमेनिंग जो भी हमारे पास Ki अनरिएक्टेड रह गया होगा CuCO3 से वो फर्दर रिएक्शन यहाँ पर करता है I माइनस के साथ, पहले MnO4 के साथ और आयोडीन लिबरेट होगी तो इसके थायोसल्फेट के साथ। तो यहाँ पर I माइनस के जो इक्विवेलेंट होंगे वो थायोसल्फेट के इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अपन मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 विच रिएक्टेड विद 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन, कि 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन ही था अपने पास, यहाँ पर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में से अपन ने ले लिया था। तो यहाँ पर इसके मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे, जो हाइपो सॉल्यूशन के पैरामीटर्स दिए हुए हैं 20 इंटू 2.5 मिलीमोलर, तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया। ये तो मोल्स हो गए, मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो एन फैक्टर अपन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +2.5 में, तो यूनिट चेंज हमारा कितना हो रहा है यहाँ पर 0.5, और यहाँ पर अपने पास सल्फर के एटम्स कितने 2, तो एन फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने पे जो आ गए मिली इक्विवेलेंट्स वो आ गए हमारे पास 50 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब ये जो थे ये हमारे पास 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन में थे, यानी अपने पास 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जो I माइनस बचा हुआ रह चुका होगा वो उसका यदि अपन ने 10 ml ले लिया तो अपने पास Na2S2O3 हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रही, तो अपने पास 10 ml के बेसिस पे यदि आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 10 मिलीलीटर में जो रिएक्टेड होगा Na2S2O3 का मिली इक्विवेलेंट वो 50 इंटू 10⁻⁻3 है, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में हमारे पास कितना होगा, तो वो क्या हो जाएगा 100 मिलीलीटर में जो रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल I माइनस की अपन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो होगा हमारे पास जो अनरिएक्टेड रह गया हो विद CuCO3। तो यहाँ पर 10 ml के रेस्पेक्ट में ये है, तो 1 ml के रेस्पेक्ट में ये होगा, और 100 ml के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 50 इंटू 10⁻⁻3/10 इंटू 100। ये जो वैल्यू है ये हमारी कौन सी वैल्यू होगी, ये होगा हमारा मिली इक्विवेलेंट ऑफ I माइनस लेफ्ट अनरिएक्टेड विद CuCO3 के साथ अनरिएक्टेड कोई बच गया हो I माइनस, वो Ki का 100 ml में होगा, उसी का अपन ने 10 ml लिया था। ठीक है, इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.5। तो अब हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद में अपन देख रहे हैं कि मिली मोल्स ऑफ I माइनस CuCO3 के साथ जो रिएक्ट किए थे वो कितने होंगे, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं मिली मोल्स ऑफ I माइनस विच रिएक्ट्स विद CuCO3।
तो टोटल मोल्स तो के आई के कितने दिए हुए हैं यहाँ पे 2 मिलीमोल्स दिए हुए हैं, और अनरिएक्टेड पोर्शन कितना हो गया 100 ml में 0.5। तो 2 में से आपने 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 1.5। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखें कि हमारी जो रिएक्शन हो रही है CU3 KI और CUI और I3 माइनस यहाँ पे बन रहा है, तो इसको आप यदि सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म में ही लिख देते हैं तो किस तरह से लिखेंगे आप? इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि Cu2 प्लस I माइनस के साथ में कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है CUI में, जो कि Cu+1 स्टेट में और I3 माइनस इस स्टेट में। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए तो हमारे पास यहाँ पर यदि 2 मोल Cu2 प्लस और 5 मोल I माइनस और 2 CUI इस तरह से बन रहा है। इसको आप सिंपल रेडॉक्स की तरह भी बैलेंस करेंगे तो भी ये इजीली बैलेंस आउट होके इसी तरह से आएगी। तो अपन यहाँ पर कैलकुलेट करें कि हमें I माइनस के मोल्स अवेलेबल है 2 मोल्स, तो मिली मोल्स ऑफ Cu2 प्लस अपन यदि बोलें तो मिली मोल्स ऑफ Cu2 प्लस जो कि रिक्वायर्ड होंगे अपने पास 5 मोल के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड है, तो 1 के लिए 2/5 होगा 1.5 जो अपने पास रिएक्ट कर रहा है I माइनस, उसके लिए कितने Cu2 प्लस कंज्यूम होंगे वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 0.6। तो प्योर CuCO3 जो हमारे पास अवेलेबल होगा इस सैंपल में वो केवल 0.6 मिलीमोल होगा। अब अपन यहाँ पर वेट ऑफ CuCO3 निकाल लेते हैं, वेट ऑफ CuCO3 तो हमारे पास 0.6 मिलीमोल है, तो मिलीमोल को अपन 10⁻³ यहाँ पर मोल्स में कन्वर्ट कर लिए। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट CuCO3 का हमारा होता है 123.5 ग्राम, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 123.5 ग्राम से तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0741। अब अपने पास वेट ऑफ CuCO3 आ चुका है और अपने को क्या चाहिए, अपने को यहाँ पर चाहिए मास परसेंटेज ऑफ CuCO3। तो सैंपल का मास अपने पास 0.10 ग्राम दिया हुआ है, तो वेट परसेंटेज अपन बोलें वेट परसेंटेज ऑफ CuCO3 तो हमारे पास होगा वेट ऑफ CuCO3 विच इज़ 0.0741 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सैंपल विच इज़ 0.1 ग्राम इंटू 100। तो हमारे पास ये कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी 74.1%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में बोल रहा है 1 मोल ऑफ इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्सलेट एंड फेरस ऑक्सलेट रिक्वायर्स x मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो 1 मोल इक्वीमोलर मिक्सचर अपने को दिया हुआ है, तो फेरिक ऑक्सलेट अपन लें तो हमारे पास क्या होगा Fe2C2O4 का होल थ्राइस और फेरस ऑक्सलेट हमारा FeC2O4। ये पूरा मिक्सचर जो है वो 1 मोल है और दोनों के मोल्स भी सेम है, इक्वीमोलर है। दैट मीन्स ये दोनों, ये 0.5 मोल ये हो जाएगा, इसी तरह से 0.5 मोल ये हो जाएगा। ये दोनों रिएक्ट किससे करेंगे? x मोल KMnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे एसिडिक मीडियम में। तो हमारे पास फाइनली रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर हमारा जो Fe है वो +3 स्टेट में, यहाँ पर Fe +2 स्टेट में। ठीक है, तो 1 बाय 1 दोनों की रिएक्शंस देख लेते हैं। हमारे पास Fe2C2O4 का होल थ्राइस MnO4 ऑक्सीडाइज करेगा, तो Fe3+ तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये Fe3+ में रहेगा। बट ये जो C2O4 2- है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसिडिक मीडियम में Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में कन्वर्ट होगा? Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Fe+3 स्टेट में, कार्बन हमारे पास +3 स्टेट में, यहाँ पर +4 स्टेट में हो जाएगा। तो एन फैक्टर अपन कैलकुलेट करेंगे तो +3 से +4 जा रहा है, तो एन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट चेंज हो रहा है 1 और नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स यहाँ पर कितने 6, तो एन फैक्टर 6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर 5 यूनिट का चेंज है और नंबर ऑफ मैग्नीज एटम्स 1 है, तो यहाँ पर एन फैक्टर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फेरस ऑक्सलेट की बात करें, यानी FeC2O4 MnO4 माइनस के साथ में रिएक्शन करा रहा है, तो ये भी ऑक्सीडाइज करेगा। बट यहाँ पर Fe2+ स्टेट से 3+ स्टेट में ऑक्सीडाइज होगा और C2O4 भी हमारे पास CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
और रिड्यूस हो जाएगा Mn +7 से +2 में। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें +2 स्टेट है और +3 है, तो इसका एन फैक्टर हमारे पास क्या होगा, यूनिट चेंज 1 है और नंबर ऑफ एटम्स भी 1 है। इसी तरह से C2O4 में हमारे पास +3 है और यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी एन फैक्टर कैलकुलेट करने पे यूनिट चेंज 1 का है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है। तो टोटल FeC2O4 फेरस ऑक्जेलेट के लिए एन फैक्टर अपन देखें तो क्या हो जाएगा 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, और यहाँ पर MnO4- के केस में सेम ही एन फैक्टर होगा 5। अब अपने पास रिएक्शन में आप देखें तो दोनों रिएक्शन में हमारे पास KMnO4 यूज़ हो रहा है, तो टोटल इक्विवेलेंट्स जो फेरस ऑक्जेलेट और फेरिक ऑक्जेलेट के होंगे वो अपने पास MnO4 के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 का होल थ्राइस प्लस FeC2O4, ये बराबर किसके होगा, ये होगा इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। ठीक है, अब अपन इसको कैलकुलेट करना चाहें टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्जेलेट और फेरिक ऑक्जेलेट का, तो हमारे पास मोल्स तो 0.5 और 0.5 दिए हुए हैं, तो अपन सबसे पहले इसी के केस में देख लेते हैं। यहाँ पर Fe2 तो 0.5 मोल है इसके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके एन फैक्टर से, क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। अब यहाँ पर एन फैक्टर देखिए 6 आ रहा है, तो 0.5 इंटू 6 प्लस 0.5 इंटू 3 जो कि बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर x मोल KMnO4 दिया हुआ है, तो x का एन फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, MnO4- के केस में एन फैक्टर 5 है, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने पे वो आ जाएगी 0.9, तो x जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास क्या, मोल्स ऑफ KMnO4। तो हमारा यही पूछा गया था, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट weighing 0.20 gram is dissolved in aqueous solution of H2SO4 and solution is titrated at 70 degree centigrade requiring 45 ml of 0.02 molar KMnO4 solution। तो अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि सोडियम ऑक्जेलेट Na2C2O4 को अपन H2SO4 में डिज़ोल्व कर रहे हैं। H2SO4 में जैसे आपने डिज़ोल्व किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड। अब ये जो ऑक्जेलिक एसिड होगा ये फर्दर KMnO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ऑक्जेलिक एसिड से अपने पास बनेगा C2O4 2- जो कि KMnO4 के MnO4- के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा, C2O4 2- CO2 में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर एसिडिफाइड सॉल्यूशन की वजह से MnO4- Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कार्बन पे आप देखें तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +4, तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, यूनिट चेंज 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, तो ये 2 हो जाएगा। मैग्नीज यहाँ पर +7 में +7 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1 = 5। ठीक है, इसके बाद अपने को बोला गया था एंड पॉइंट इज़ ओवररन एंड बैक टाइट्रेशन इज कैरिड आउट विद 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड, कि हमारे पास जो MnO4- है वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता और फर्दर अपने पास एक्स्ट्रा यहाँ पर MnO4- जो होगा एक्स्ट्रा रिएक्ट्स विद ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड भी हमारा क्या होता है H2C2O4, तो सेम ही रिएक्शन होगी C2O4 2- के साथ CO2 और Mn2+ में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर भी सेम ही पैरामीटर है, एन फैक्टर के 2 और एन फैक्टर यहाँ पर भी 5। तो अपन यहाँ पर क्या कंक्लूजन कर रहे हैं कि जो मिली इक्विवेलेंट Na2C2O4 अपन निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- रिएक्टेड, जो कि इस सोडियम ऑक्जेलेट से बने ऑक्जेलिक एसिड से यानी C2O4 2- के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होगा। और ये किस तरह से निकालेंगे आप MnO4- के, कि हमारे पास टोटल जो मिली इक्विवेलेंट होंगे
KMnO4 के, उसमें से आप माइनस कर देंगे इस मिली इक्विवेलेंट को जो कि एक्स्ट्रा ऑक्जेलिक एसिड के साथ में रिएक्शन किया है। तो अपन इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2C2O4 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 रिएक्टेड। ठीक है, यही बराबर किसके होगा, यही बराबर होगा हमारे पास टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 माइनस एक्सेस मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 रिएक्टेड विद H2C2O4 कार्बोनिक एसिड, जो एक्स्ट्रा अपने पास रिएक्ट किया है, रिएक्ट विद H2C2O4। तो यहाँ पर अपन टोटल मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 निकालना चाहे तो कितना होगा, 45 इंटू 0.02, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एन फैक्टर हमारा क्या है यहाँ पर 5 है, इसी तरह से माइनस कर देंगे तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 रिएक्टेड विद H2C2O4 जो एक्स्ट्रा अपने पास यहाँ पर अवेलेबल था वो इसके मिली इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो ये वाले हैं, 10 ml 0.1 मोलर, क्योंकि एक्स्ट्रा MnO4 माइनस के जो इक्विवेलेंट होंगे वो इस ऑक्जेलिक एसिड के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू 0.1। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ पर C2O4 2 माइनस के मिली इक्विवेलेंट के बराबर करेंगे, यानी यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो एक्स्ट्रा MnO4 माइनस के इक्विवेलेंट जो होंगे मिली इक्विवेलेंट, ये बराबर होंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 सॉरी Cr2 नहीं C2O4 2 माइनस, और C2O4 2 माइनस के इक्विवेलेंट यदि आप देखें तो कितना होगा, 10 इंटू 0.1, ये तो मोल्स हो गए। और यहाँ पर अपन यदि एन फैक्टर देखें इसका तो एन फैक्टर इसका हो जाएगा हमारा 2, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ही हमारे पास ये क्या होगा, 2 से ही मल्टीप्लाई होगा एक्स्ट्रा MnO4 माइनस मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे हमारे पास 2.5, ये 2.5 जो आ गए वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2C2O4 सोडियम ऑक्जेलेट हमारे पास आ गए। अब अपन यहाँ पर निकालना चाहिए कि मिली मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट कितने होंगे, मिली मोल ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट Na2C2O4। तो आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किस तरह से निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को एन फैक्टर से डिवाइड करके, तो हमारे पास 2.5 मिली इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो मिली मोल्स अपने पास क्या हो जाएंगे, 2.5 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास Na2C2O4 के केस में जो नंबर ऑफ एन फैक्टर है वो हमारा 2 आ रहा है। अब अपने पास मिली मोल्स आ चुके हैं, इससे अपन वेट निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट Na2C2O4, तो ये 2.5 बाई 2 इंटू 10⁻³ ये मिली ऑक्जेलेट है, मिली मोल्स में थे तो अपने पास 10⁻³ अपन ने ले लिया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सोडियम ऑक्जेलेट के मॉलिक्यूलर वेट से। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास इसका है 134 ग्राम, तो 134 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करने पे, ये आ जाएगी 0.1675 ग्राम। अब ये जो वेट है ये अपने पास सोडियम ऑक्जेलेट का आ चुका है प्योर, तो अपन परसेंटेज प्योरिटी यदि कैलकुलेट करें, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट Na2C2O4, तो हमारे पास मास ऑफ प्योर सोडियम ऑक्जेलेट 0.1675 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल विच इज़ 0.2 ग्राम, यहाँ पे दिया हुआ है इंटू 100। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 83.75, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।